हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपने न्यू एनसीईआरटी सीरीज़ को। ठीक है। तो एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले जियोग्राफी उठाई है। ठीक है, हम लोग जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट करने का तरीका ऐसा होगा कि आप लोगों को यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के पर्सपेक्टिव से हर एक फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझाते हुए चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सीरीज़ पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी करे हम लोग अपने आज के सेशन में शुरू करेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 से मैंने शुरू किया है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जब पढ़ लेंगे तभी हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी के ऊपर भी क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की क्लास 11th की ये बुक है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर चैप्टर वाइज खोल के बैठ जाइए। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने आप मतलब बुक के साथ अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, मेरे पास एक ही टैब है। ठीक है, जिस पे मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मेरे पास कोई प्रोजेक्टर नहीं है, वरना मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की पीडीएफ एक साथ खोल लेती। ठीक है, लेकिन मेरे पास जब हिंदी मीडियम है तो सिर्फ मैं हिंदी मीडियम को पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं मैं इंग्लिश में बताती चलूँगी। बाकी आप लोगों को समझाने और पढ़ाने का तरीका एकदम नॉर्मल होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आप लोग कैसे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट अपने फर्स्ट पैरा से करते हैं और देखो लाइन टू लाइन क्या एनसीईआरटी बोल रही है और क्या हम लोग समझने की उसी हिसाब से कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा कल्पना करना सीखो कि आप लोग पृथ्वी की प्रकृति के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, अब एनसीईआरटी आगे उन चीज़ों को बताती भी है तो उसको ही पढ़ो। क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पृथ्वी का मैंने हम लोगों ने शेप क्या पढ़ा था, जियोट पढ़ा था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पूरी गोल तो है नहीं, है ना, जियोट शेप की है। ठीक है, तो उसी लाइन में एनसीईआरटी बोल रही है कि आप लोगों ने क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह अंदर से ठोस है। ठीक है, या एक खोखली गेंद है। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचो कि पृथ्वी अंदर से ठोस है या खोखली गेंद है। ठीक है, आप लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ते जाना है और आप लोगों के क्वेश्चंस के सारे जवाब इसी एनसीईआरटी में मिलते चले जाएंगे। ओके, उसके आगे क्या बोल रहा है, बोल रही है कि जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। ठीक है, अब ये लाइन का हम लोग थोड़ा मतलब समझेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग थोड़ा उसको मार्क कर सकते हो पेंसिल या पेन से। ठीक है, देखो, पृथ्वी जो है वो सच में क्रिकेट की बॉल की तरह अंदर से ठोस है थोड़ा। ठीक है, मतलब ठोस है, जिस पर चट्टानों की एक मोटी परत चढ़ी हुई है जिसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लीजिए स्थल मंडल इज लिथोस्फीयर। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी का जो शेप है, ठीक है, वो पहली बात तो जियोट है, दूसरी बात क्या है, पृथ्वी अपने आप में एक ठोस है। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर वाली परत है जो चट्टानों से मोटी लेयर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। आई होप अब आप लोगों को इतनी लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, और ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है। ठीक है, देखो, बहुत उत्सुक बच्चे होते हैं और मैं कहती हूँ कि अगर यूपीएससी की जर्नी में आप लोगों को उत्सुकता है आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को अपने सिलेबस से जुड़ी उत्सुकताएं दिखानी चाहिए, खास तौर से यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियो में। ठीक है, एनिमेशन वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत अच्छे से चीज़ें समझा देती हैं। तो आप लोगों ने इसी बारे में पूछ रहा है कि क्या आप लोगों ने ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए टेलीविज़न पर कभी देखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, ठीक है, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा याद है। ठीक है, अब आप लोगों को इन चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इन सारे चीज़ों को आप लोग मेरे साथ ही मार्क करते चलोगे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट,
ठीक है, प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, अब पृथ्वी को समझने के देखो एनसीईआरटी ने दो स्रोत, दो यानी कि रिसोर्सेज डिवाइड किए हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष में इन्होंने क्या बोला है कि कौन से आधार बताए इन्होंने, बोला है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही कोई पहुंच सका है और ना ही कोई पहुंच सकता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि पृथ्वी की आंतरिक भाग इतनी ठोस, गर्म, लावा ये सब है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता करने के लिए इतना अंदर कोई नहीं जा सका है और ना कोई जा सकता है। ठीक है, तो ये लाइन इस सेंटेंस में बोली, इस पैरा में बताई गई है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये आप लोग खुद ही देख रहे हो कि एनसीईआरटी खुद इन सब के बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल का विन्यास। ठीक है, तो देखिए विन्यास का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, और धरातल मतलब सरफेस। ठीक है, तो पृथ्वी के सरफेस का जो अरेंजमेंट है वो मुख्यतः यानी कि मेनली, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को पढ़ाने की पूरा कोशिश करूंगी, तो आप लोगों को इसीलिए इंग्लिश में भी शब्द को बताते चल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो, मतलब शब्दों को और मेरी लाइन्स को जोड़ते चलोगे। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ, ठीक है, भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, तो भूगर्भ मतलब अंडरग्राउंड। ठीक है, तो जहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी लिए बैठे हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, ठीक है, इंग्लिश में उन शब्द को लिखते जाना। तो पृथ्वी के धरातल यानी कि सरफेस, और विन्यास यानी कि अरेंजमेंट, और मुख्यतः यानी कि मेनली, और भूगर्भ अंडरग्राउंड। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल का विन्यास जो है वो मुख्यतः भूगर्भ के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, तो जो भी भूगर्भ के आप लोगों को अरेंजमेंट भूगर्भ का दिख रहा है वो उसके अंदर होने वाली जो भी प्रोसेस है उन सब का रिजल्ट है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कौन कौन सी होती है? पहली एक होती है बहिर्जात और दूसरी होती है अंतर्जात। ठीक है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रक्रियाएं जो है यानी कि जो प्रोसेस है वो लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। जो भूदृश्य जो हुआ, जो हम लोगों को आंखों से ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, तो वो भूदृश्य हुआ जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस और प्रोसेसेस के द्वारा बदलती और बनती रहती हैं। इसी वजह से इस बारे में बताया गया है। ठीक है, अब अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। यानी कि अगर हम लोग इंटरनल प्रोसेस को अनदेखा करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे तो किसी भी क्षेत्र की हम लोग भू आकृति को समझ नहीं सकते हैं। ये लाइन ये बात बता रही है। ठीक है, अर्थात यानी कि इसका मीन एग्जैक्टली क्या है इस लाइन का, तो बोला है किसी भी प्रदेश की भू आकृति, ठीक है, भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक प्रक्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक हो जाता है। यानी कि जो अंडरग्राउंड प्रोसेसेस चल रही हैं वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस इतने पैरा में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी और आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पर जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के, ठीक है, पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर देखिए अब आगे क्या बोल रही है, 1 सेकेंड। फिर अब आगे अर्थात तक मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था। उसके बाद क्या है कि मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति, ठीक है, मतलब अपनी क्षेत्रीय जहाँ पर वो रहता है भू आकृति से प्रभावित होता है। ठीक है, हम लोग आस पड़ोस की भू आकृति से प्रभावित होते हैं। मानव जीवन वहाँ की आस पास पड़ोस की भू आकृति से प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बात बोल रही है, ये आप लोगों को इजीली समझ में आ भी रहा होगा। या समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, कंपन यानी कि मूवमेंट, ठीक है, वो क्यों होता है, या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, ठीक, या फिर सुनामी लहरें कैसे आती हैं, या जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी क्रस्ट। ठीक है, अब देखो ये पिछले अध्याय की बात कर रहे हैं, तो पिछले अध्याय से तो हमने शुरू ही नहीं किया, हमने तो डायरेक्ट इसी स्रोत से शुरू किया है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। ठीक है, देखो जो अर्थ है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर सभी को पता होगा भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनर को कोर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये बीच वाला पार्ट है आप लोगों को पता ही होगा कि ये मेंटल है। ठीक है, तो पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड है। ठीक है, बाकी अपर और इनर करके और भी ज़्यादा इसके पार्ट्स हैं, वो हम लोग आगे इसी चैप्टर में चीज़ें दे रखी है, वो हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते और समझते जाएंगे। ठीक है,
अब उसके बाद ये पैरा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या बोला गया कि भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या हैं, यानी कि ऐसा क्या क्या है जिससे हम लोग भूगर्भ की यानी कि अंडरग्राउंड जो पृथ्वी है उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो एक फैक्चुअल लाइन है जो आप लोगों को नोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 6378 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण यानी कि उसका पता कर सके। ठीक है, निरीक्षण मतलब होता है जांचना। ठीक है, मतलब कुछ पता कर सके और वहाँ के पदार्थ के कुछ नमूने का पता कर सके। ठीक है, तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है और वहाँ तक उस त्रिज्या की इतनी त्रिज्या और इतनी गहराई तक जाना असंभव है। ठीक है, ये ऐसा कुछ बोलना है। उसके बाद यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लाइन इजीली समझ में आ चुकी है, कोई इसमें डाउट वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष, ठीक है, परोक्ष मतलब जो हम लोगों को दिखाई ना दे या फिर अदृश्य हो। ठीक है, या फिर क्या इनविजिबल इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिडन, ये इस तरह बोल सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी जो है वो परोक्ष है, मतलब हम लोगों की आंखों से परे है। ठीक है, जो इंडिविजुअल है या फिर हिडन है या फिर छुपी, कुछ ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, जो हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ क्या अनुमान लगाए हैं। ठीक है, तथापि का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, फिर भी इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट प्रेक्षणों मतलब जो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और पदार्थ, ठीक है, पदार्थ यानी कि मटेरियल्स के विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पैरा समझ में आया है, और जो भी दिक्कत अगर लग रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, और अगर समझ में भी आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में हम लोग पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब वही डायरेक्ट सोर्सेज की बात आ गई, जो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को यानी कि अंडरग्राउंड पृथ्वी कैसी है उसको समझाने के लिए वो लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो वही प्रत्यक्ष स्रोत यानी कि डायरेक्ट रिसोर्सेज की बात आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला है उन डायरेक्ट सोर्सेज में। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा चार्ट बनवा दूंगी, क्योंकि ये पैरा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऐसे हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्वेश्चन देकर यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक शॉर्ट चार्ट भी इसी यहाँ पर ही आप लोग की बुक में भी इतना ये पेज खाली होगा, आप लोग वहीं पर छोटा छोटा लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग लाइन्स पढ़ लेते हैं कि लाइन्स में एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है, फिर हम लोग उसको शॉर्ट नोट्स के टाइप में लिख लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बुक पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज इसी में, मतलब कहीं और ना पेज लेना होगा और ना ही कहीं कुछ ढूंढना होगा, यहीं पर आप लोग बॉर्डर लाइन मार्जिन्स में चीज़ें लिखते चलोगे शॉर्ट नोट्स में, जिसमें आप लोगों को दोबारा रिवीजन में उतनी ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। ठीक है, आसानी से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर है। ठीक है, धरातलीय चट्टानें बोला है। ठीक है, और वो ठोस भी हैं अथवा वे चट्टानें हैं। ठीक है, जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। खनन क्षेत्रों को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर मार्क कर सकते हो, क्योंकि माइनिंग ही एक पहला क्या डायरेक्ट सोर्स इसमें बताया गया है, जिससे हम लोगों को पृथ्वी की धरातलीय कठोर ठोस चट्टानों के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको एग्जाम्पल को आप लोग हाईलाइट जरूर करोगे। क्या है कि दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। ठीक है, और इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी ही गहराई पर तापमान का बहुत अधिक हो जाता है। अब मान लो कि दक्षिण अफ्रीका का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है और बोला है कि 3 से 4 किलोमीटर तक वो गहरी हैं, और इतनी अधिक गहराई में जा पाना क्या बोला है कि असंभव बोला है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। अब आप लोग इतना कुछ सोच सकते हो, किलोमीटर है तो आप लोग उसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो या फिर मीटर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्योंकि उतनी गहराई पर क्या है तापमान बहुत ज़्यादा अधिक है। यानी कि ये लाइन सिर्फ मेनली मोटा मोटा इतना बता रही है कि हम लोग 3 से 4 किलोमीटर के बाद अगर पृथ्वी में एंटर करते हैं तो क्या होता है कि तापमान हम लोगों को बहुत ज़्यादा गहरा मिलता है। तो आप लोगों को एक नॉर्मली एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछते टाइम पूछा जा सकता है कि पृथ्वी में अंदर जाते जाते क्या होता है कि तापमान बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है। ठीक है, तो इस तरह स्टेटमेंट आप लोग याद रखने में थोड़ा सहज महसूस करोगे, कनेक्ट करते जाओ चीज़ों को। ठीक है,
उसके बाद क्या बोला है कि खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए, यानी कि वैज्ञानिक की विभिन्न परियोजनाओं यानी कि जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत यानी कि उसके अंडर में पृथ्वी की आंतरिक स्थिति, पृथ्वी की जो इंटरनल क्या सिचुएशंस हैं उसको जानने के लिए परपटी यानी कि सरफेस में गहराई तक, ठीक है, छानबीन कर रहे हैं। और क्या है फिर संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य, अब नेक्स्ट पेज आता है जो मैं नेक्स्ट पेज पर चलूँगी, आप लोग भी अपना पेज पलट सकते हो। देखो अगर आप लोगों को अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ना है तो टाइम पर फोकस मत करना। अगर वीडियो बड़ी है, ठीक है, तब भी इस बड़ी वीडियो में भी आप लोगों को समझाने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को अपने कुछ यूपीएससी और यूपीपीएससी को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बनाई वो लगभग आधे घंटे की थी, लेकिन कट गई थी, शायद 10 ही मिनट की जा पाई थी, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को उसमें सिर्फ एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो अपलोड भी हुई है, वो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के पास अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, तो 2.5 मंथ है, इसमें आप लोगों का फाउंडेशन मजबूत करवाना है। और इस 2.5 मंथ में फाउंडेशन मजबूत करवाने के लिए मैंने बोला था कि मैं एनसीईआरटी को ही सबसे बड़ा रिसोर्स बनाऊंगी। और एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट की कवर करवाने के लिए आप लोग समझ लो कि अगर मैं एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का लेती हूँ तब जाके कहीं कुछ हम लोग सबसे पास आ पाएंगे। तो प्लीज़ अब एक चैप्टर पढ़ाने में 1 घंटे से कम क्या लग सकता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना करवाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग संडे में एक मैराथन क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को या फिर हफ्ते भर का रिवीजन हो जाएगा और या फिर क्या होगा कि जो छूटा होगा वो भी ऐड ऑन करके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इस बात से भी सहमत हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब चलिए देखो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जो उसमें अभी क्या बताया गया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इतना अंदर जाने वाले में क्या वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परियोजनाओं पर काम किया। उसमें एक दो एग्जाम्पल दिए। पहला तो एक साउथ अफ्रीका का 3 से 4 किलोमीटर गहराई पर जाने के बाद तापमान बढ़ता जाता है, ये बात याद रखोगे, ठीक है। और प्रत्यक्ष स्रोत में यानी कि डायरेक्ट रिसोर्सेज में पहला याद रखोगे माइनिंग, ठीक है। इतना आप लोग याद रखते आओगे। अब हम लोग अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, अभी मैं पढ़ के आई हूँ, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिज्या, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भूगर्भ में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आप लोग बता सकते हो। परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, यह गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, प्रवेधन को, ठीक है, ड्रिल बोलते हैं। अब इसी तरह के शब्द अगर एनसीईआरटी दे देगा, इसी तरह के शब्द यूपीएससी एग्जाम हॉल में आ जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि एग्जैक्टली ये आया क्या, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह के शब्द याद करने होंगे। याद क्या करने होंगे मतलब अपनी लैंग्वेज में लाने होंगे, क्योंकि ये सब शब्द आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी लोग पढ़ते हैं, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए भी और थिंकिंग डेवलप करने के लिए भी, ठीक है। तो प्रवेधन यानी कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, हिंदी में ये बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। वह समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, ठीक है। अब ये एक है और ये दूसरी है, जिसमें क्या इसको क्या बोला गया, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आज तक सबसे गहरा प्रवेधन, ठीक है, ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, प्लीज़ याद रखते रहना और अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो मेरे साथ, ठीक है। कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहला एक माइनिंग को लेकर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर दिया गया, जो आप लोग अपने लोगों की मेंस आंसर राइटिंग में भी एग्जाम्पल के साथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर नहीं पूरा लिख पाओगे तब भी अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स लिख दोगे, अगर क्वेश्चन ऐसे पर आ जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाते हुए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ठीक है, रिसोर्सेज यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रिसोर्सेज के बारे में उनका वर्णन कीजिए या फिर कुछ बताइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप लोग अपनी क्या मेमोरी पावर बूस्ट करने के लिए खुद भी बना करके इस तरह के क्वेश्चन से एक दो लाइन या फिर जितना आप लोगों को इस वीडियो के बाद याद रहेगा लिख कर देख सकते हो। इससे आप लोगों को यकीन मानो कि 1 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर जिन बच्चों ने आंसर राइटिंग नहीं शुरू की है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को आंसर राइटिंग करने के लिए मेन ही 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दूसरा उससे रिलेटेड आप लोगों के पास मटेरियल पढ़ा रखा है, आपके दिमाग में फीड है, बस पेन उठा के लिखते रहोगे। लेकिन अगर कुछ समझोगे नहीं या फिर याद नहीं करोगे तब लिखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब हम लोग
तो कोला क्षेत्र को आप लोग याद रखोगे। फिर इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये माइनिंग को लेकर बता दिया गया। फिर दूसरा क्या है, ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, तो पहला आप लोगों ने क्या देखा, माइनिंग, और दूसरा अब क्या है, वॉल्केनिक, ठीक है, इरप्शन। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्यक्ष जानकारी का ये एक अन्य स्रोत है। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, ठीक है, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और उससे जो लावा निकलता है वो पृथ्वी की जब सरफेस पर आता है, तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण यानी कि प्रयोगशाला में जांच करने के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर यद्यपि, ठीक है, इस बात का निश्चय कर पाना कठिन है, यानी कि इस बात को निश्चित कर पाना कठिन है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकलता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो पहला माइनिंग और दूसरा उसमें क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। इन दोनों के आधार पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो गहराई तक देख लिया और उसके बाद ज्वालामुखी उद्गार को लेकर हम लोगों ने कुछ चीज़ें पता लगाई, लेकिन एक इतना नहीं निश्चित हो पाया कि यह मैग्मा कितनी गहराई तक है, गहराई से निकलता है। ठीक है, तो ये अभी प्रत्यक्ष स्रोत से ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हुआ। ठीक है, अब हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेस पर आएंगे, फिर हम लोग थोड़ा इसका चार्ट बना लेंगे जिससे हम लोगों को पढ़ी हुई चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाएंगी फटाफट। ठीक है, ठीक है, फिर देखो अब इनडायरेक्ट रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिसोर्सेज दिमाग में याद है ना, मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जितनी भी देर पढ़ाई होगी पूरा एक्टिव माइंडसेट के साथ करना। भले हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना हम लोगों को याद रहना चाहिए, बाकी हम लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो वो पूरा दिमाग में घुसना चाहिए, ये हम लोगों का एम है। ठीक है, और इतनी ही एक्टिव इतना ही एक्टिव आप लोगों को रहना है जितना मैं एक्टिव हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो ना शिक्षक के बिना शिक्षार्थी अकेले कर सकता है और ना शिक्षार्थी के बिना शिक्षक अकेले कर सकता है। ठीक है, तो इस माध्यम में आप लोगों को, दोनों लोगों को सक्रिय रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के गुणधर्म मेनली किसको बोलते हैं, जो मटेरियल है उसका स्वभाव, यानी कि गुणधर्म का मेनली शब्द का अर्थ है कि इसका स्वभाव, उसके विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि पदार्थ के जो स्वभाव है उसका विश्लेषण करने पर पृथ्वी की आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें क्या बोला कि खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दाब में वृद्धि होती है। इतना विस्तार कर लो और मार्क कर लो चुपचाप। ठीक है, इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी आप लोगों को अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, अब क्या है कि तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। ठीक है, अब पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व, ठीक है, तापमान यानी कि टेम्परेचर, दबाव यानी कि प्रेशर और घनत्व मतलब डेंसिटी, ठीक है, के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों को सविस्तार वर्णन, यानी कि प्रत्येक परत के जो इस संदर्भ में जो लक्षण यानी कि जो रिजल्ट दिखाई दिए हैं उनका सविस्तार यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया है। इसी अध्याय में आगे हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, पहला अप्रत्यक्ष स्रोत अब याद करो मैं ऊपर क्या बता के गई हूँ आप लोगों को। ठीक है, नहीं याद आ रहा है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को फोकस देकर नहीं बताया। मैंने आप लोगों को पढ़ा तो दिया लेकिन फोकस देकर नहीं बताया। अगर फोकस देकर बताती तो आप लोग याद कर सकते। तो खैर मैं अब बताया दे रही हूँ। पहला क्या मैंने बताया, दबाव यानी कि प्रेशर। ठीक है, तो अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला इनडायरेक्ट स्रोत क्या है कि रेट ऑफ चेंज। ठीक, रेट ऑफ चेंज, तो आप लोगों को ये चीज़ पता रहनी चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा स्रोत उल्काएं हैं। ठीक, उल्काएं समझ में आ रहा है, मीटियोर्स जो कभी कभी धरती पर पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे ही इनडायरेक्ट सोर्स के हिसाब से तो याद रखोगे, पर इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी बना है। इसी वजह से तो इसको इनडायरेक्ट रिसोर्सेज में लिया गया है।
ठीक है, तो ये बात याद रखोगे। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन भी अन्य एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, तो अब आप लोगों को पहला और दूसरा रिसोर्सेस पता चल गया ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। ठीक है, तो अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। ठीक, तो ये भी याद रखोगे, यानी कि ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद क्या है, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का समान नहीं होता है, व गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक। अब ये बात याद रखोगे, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं। वो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ध्रुवों पर अधिक है और भूमध्य रेखा पर कम है। ठीक है, अब अगर हम लोग मान लो कि हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक, और इसको 0 डिग्री मान लो, तो ये भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है, लेकिन पोलर एरियाज पर ज़्यादा है। तो ये याद रखोगे। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ये अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन में बन सकता है। पहला आप लोगों का अजर्सन दे दिया गया है कि क्या बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों यानी कि ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, तो ये थोड़ा अजर्सन दे दिया गया। अब रीजन में उसी क्वेश्चन में डाल दिया गया कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखोगे, दिमाग में बैठा के रखो। अगर इसमें शब्द का हेर फेर किया गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये आने की संभावनाएं इस तरह के क्वेश्चन की रहती हैं। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें, गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। ये भी थोड़ा फैक्चुअल लाइन है, ये भी याद रखना। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारणों से प्रभावित होती है। ये भी लाइन पर थोड़ा गौर फरमा लीजिएगा। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति यानी कि ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। ठीक, तो इस भिन्नता के बारे में याद रखोगे। मेनली इसका बताने का मतलब यही है कि अलग अलग जगह पर ग्रेविटी जो है वो बदलती रहती है और इस ग्रेविटी के बदलने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गुरुत्व विसंगति। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इस शब्द पर ज़्यादा जोर दो और उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले देख ही रहे हो कि ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान वितरण की जानकारी देती है। ठीक है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लो और प्लीज़ इसको याद रखना। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देता है। भूकंपीय गतिविधियाँ भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इससे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को बता दिया गया कि इन तीनों चीज़ें जो हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों को जानकारी देती हैं। अब थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूँगी और उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट क्या बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स यहीं पर बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए डायरेक्ट सोर्सेस मैंने क्या बताए थे आप लोगों को। ठीक है, सोर्सेस मैंने क्या क्या बताए थे, 2 बताए थे। दोनों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेस, वो जो कि 5 पढ़ाए हैं मैंने, वो भी आप लोग बता सकते हो क्या, कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज आप लोग बताओ। ठीक है, ये इतना हम लोग अभी पढ़ाते आए हैं और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं इन सब चीज़ों पे, तो इग्नोर करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो खैर अब हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स इसी तरह बनाने को बोला भी था, तो मैं आप लोगों को पहला बता दे रही हूँ कि पहला क्या है, माइनिंग। ठीक है, यानी कि खनन। और दूसरा क्या है, वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी उद्गार या फिर वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट में हो जाते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या थे वो भी मुझे आप लोग बताओ। ठीक, क्या मैंने एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को। ठीक है, अब इनडायरेक्ट सोर्सेस में मैंने क्या बताया था, पहला बताया था टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज। ठीक, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज, तो इतना याद रखोगे। दूसरा क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को मेटियोर्स के बारे में। ठीक, तो मेटियोर्स भी याद रखोगे। तीसरा क्या बताया था, तीसरा बताया था मैंने आप लोगों को, याद करो जल्दी से, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी भी याद रखोगे। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड भी याद रखोगे। ठीक, उसके बाद आप लोगों को मैंने क्या बताया था, सिस्मिक वेव्स। ठीक, तो ये भी याद रखोगे। बाकी अब चलो हम लोग फिर से पढ़ते हैं आगे का। अभी इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है,
हम लोगों को आधा घंटा ऑलरेडी हो गए हैं। खैर चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोगों को कल मैं फिर से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ इस यूपीएससी की कठिन जर्नी में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।